दोस्तों, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपने अपनी जिंदगी में जरूर से कोई ना कोई टाटा का प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा। आज टाटा के पास डिफरेंट सेक्टर में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं, जैसे कि हवाई यात्रा के लिए एयर एशिया और विस्तारा, गाड़ियों के लिए टाटा मोटर्स, चाय के लिए टाटा टी। अगर आपको टाटा के होटल्स में रुकना है तो ताज होटल, अगर आपको टाटा की ज्वेलरी खरीदनी है तो तनिष्क। और सिर्फ यहीं तक नहीं दोस्तों, बल्कि टाटा कुछ फॉरेन कंपनीज को इंडिया में ऑपरेट करती है। उदाहरण के लिए स्टारबक्स, इसके अलावा TCS, टाटा स्टील, टाटा एलेक्सी, टाइटन, लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियां भी टाटा ही ओन करता है। टाटा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में रतन टाटा सर का नाम आता है, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि टाटा कंपनी की शुरुआत रतन टाटा सर ने की, पर ऐसा नहीं है। टाटा कंपनी की शुरुआत लगभग 200 साल पहले गुजरात के एक पारसी व्यक्ति नौसरवानजी टाटा ने की। इसके अलावा आपने एक और बात सुनी होगी कि अगर रतन टाटा सर अपनी जिंदगी में कोई भी चैरिटी ना करते तो वह बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर होते। दरअसल ये सच भी है, पर मामला जितना ऊपर से साफ दिखता है उतना अंदर से नहीं है। टाटा फैमिली के अंदर भी कोई न कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो जानते हैं आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा है। जानेंगे टाटा की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे ये कंपनी शुरू हुई और आज ये कंपनी रतन टाटा सर के साथ कहां स्टैंड करती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नुसरवानजी टाटा से, जिनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुआ। पर नुसरवानजी टाटा अपने गाँव से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। अपनी 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और मुंबई की ओर निकल गए। मुंबई में उन्होंने अपनी कॉटन की फैक्ट्री लगाई और अपने धंधे को शुरू किया। यहीं से पूरे के पूरे टाटा ग्रुप के एम्पायर की नींव रखी जाती है। दरअसल लोगों का मानना है कि टाटा कंपनी की शुरुआत नसरवानजी टाटा के बेटे जमशेदजी टाटा ने की। ये बात सच तो है, पर अपने पिता की मेंटरशिप के बिना शायद जमशेदजी टाटा इतनी बड़ी कंपनी ना खड़ी कर पाते। दरअसल नुसरवानजी टाटा काफी सुलझे हुए इंसान थे और उनको पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस पता थी, तो उन्होंने अपने बेटे जमशेदजी टाटा की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा, और इसी सोच से जब वो 18 साल के थे तो अपनी बीवी बच्चों के साथ हांगकांग चले गए। हांगकांग जाने के बाद अपनी 29 साल की उम्र में उन्होंने मात्र 21,000 रुपए के साथ 1868 में अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, और उस समय के 21,000 रुपए आज के समय के 425 करोड़ रुपए होते हैं। इसके एक साल बाद यानी कि 1869 में चिंचपोकली में उन्होंने एक ऑयल मिल खरीदी, और उन्होंने इस ऑयल मिल को कॉटन मिल में बदल दिया, और उन्होंने 2 साल बाद इस कॉटन मिल को प्रॉफिट में बेच दिया। धीरे धीरे जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला दिया। यहीं तक नहीं बल्कि इन्होंने इंडिया की पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। इसी वजह से आज इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से भी बुलाया जाता है। और जैसे कि हमने ताज होटल की बात की थी, तो उसकी नींव भी जमशेदजी टाटा ने ही रखी, और उस समय के दौरान ताज होटल इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था, जिसे बनाने में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। और ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए आज के समय के 90,000 करोड़ रुपए होते हैं। और उस समय ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। इतना ही नहीं बल्कि आज ताज होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जहां 1800s में बाकी दुनिया के बिजनेसमैन अपने वर्कर्स से एक्स्ट्रा काम लेते और उन्हें परेशान किया करते, वहीं हमारे जमशेदजी टाटा अपने वर्कर्स को पेंशन दिया करते, और ये रिटायरमेंट पेंशन स्कीम इंडिया में इन्होंने ही फेमस की। इसके साथ साथ वो वर्कर्स का इंश्योरेंस करवाते, उन्हें एक्स्ट्रा हॉलीडेज देते, और साथ ही साथ अपनी मिल में फैमिली पार्टीज भी रखते, जिससे कि वर्कर्स का मिलना जुलना ज्यादा हो सके। पर वो 19 मई 1904 की डेट थी जब जमशेदजी टाटा बिजनेस की ट्रिप के दौरान बीमार हो गए, और इसी डेट को उनकी मृत्यु हो गई, और हमने एक बेहतरीन बिजनेसमैन और ग्रेट पर्सन को खो दिया। यहीं तक नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा 20th सेंचुरी की वर्ल्ड टॉप फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें तो इन्होंने उस समय लगभग 102 बिलियन US$ चैरिटी के रूप में दिए, और ये अमाउंट इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने इस बिजनेस को संभाला। दरअसल जमशेदजी टाटा के कुछ सपने थे, जैसे कि इंडिया में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना, और जमशेदजी टाटा के ये सपने उनके बेटे दोराबजी ने पूरे किए। एग्जाम्पल के तौर पर 1907 में टाटा स्टील की संस्थापना करना, 1911 में टाटा पावर्स की संस्थापना करना, और 1919 में इन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की भी शुरुआत की। दोराबजी टाटा के बाद उनके दूर के एक कजन जहांगीर रतन टाटा ने इस बिजनेस को संभाला। दरअसल जहांगीर रतन टाटा वो रतन टाटा नहीं है जो कि आज टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इसलिए आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। जहांगीर रतन टाटा को JRD टाटा नाम से भी जाना जाता है। JRD टाटा को प्लेन उड़ाने का काफी शौक था, और ये इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। इसके साथ साथ इनकी मदर इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एक कार को ड्राइव किया था। इनकी मेंटोरशिप में टाटा ग्रुप $100 मिलियन की
कंपनी से सीधे $5 बिलियन की कंपनी बन गई। इन्होंने टाटा ग्रुप में 14 नई कंपनीज की शुरुआत की। 1945 में इन्होंने टाटा मोटर्स की शुरुआत की और 1948 में एयर इंडिया एयरलाइन की शुरुआत की। यहीं तक नहीं बल्कि इन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी TCS की शुरुआत सन 1968 में की। सन 1987 में ये घड़ियों के बिजनेस में आए और इन्होंने टाइटन कंपनी की शुरुआत की। 1947 यानी कि देश की आजादी से पहले तो टाटा का बिजनेस आसमान पर था, पर 1947 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने टाटा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 के बाद इंडिया ने सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाई, यानी कि देश में जो भी कंपनियां होंगी वो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी। और इस पॉलिसी से टाटा पर भी काफी फर्क पड़ा। दरअसल इस पॉलिसी में ये था कि भारत की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को अब से सरकार संभालेंगी, जिससे कि देश के लोगों का भला किया जा सके। दरअसल इस पॉलिसी से टाटा और बाकी कंपनियों को थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ, पर देश के लिए ये एक पॉजिटिव पॉलिसी थी और इस पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिली। इसके साथ साथ देश की गरीबी भी कम हुई। इसके बाद भारत सरकार ने टाटा की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को भी नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि अपने अंडर ले लिया। पर इससे JRD टाटा ज्यादा नाराज नहीं थे। JRD टाटा का ये मानना था कि जिस कंपनी से देश का भला ना हो रहा हो वो कंपनी इस देश के लायक ही नहीं। इसी के चलते हमने देखा कि टाटा अपने प्रॉफिट का काफी बड़ा अमाउंट डोनेट करता है, पर इस पॉलिसी को सरकार ने 1991 में बंद कर दिया, जिससे हुआ ये कि भारत में अब बिजनेस करना और आसान हो गया और सरकार ने कंपनीज को उनकी ओनरशिप वापस दे दी। दरअसल इस टॉपिक की बात हमने कैंपा कोला वाली वीडियो में की है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अपने टॉपिक पर वापस आए तो JRD टाटा के अंडर टाटा ग्रुप काफी बड़ा होता चला गया, पर वहीं टाटा की एक कंपनी थी जो कि लगातार घाटे में जा रही थी और उस कंपनी का नाम था नेल्को। दरअसल नेल्को कंपनी में टाटा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बेचा करता था, जैसे कि रेडियोस। इस कंपनी को घाटे में जाता देख JRD टाटा ने जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन को बुलाया ताकि वो इस कंपनी को रिवाइव कर सके। और जमशेदजी टाटा के वो ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि हमारे रतन टाटा सर ही हैं और यहीं से टाटा ग्रुप में रतन टाटा सर की एंट्री होती है। साल 1971 में रतन टाटा सर को नेल्को कंपनी का कारोबार संभालने के लिए बोला गया। कुछ सालों के अंदर ही रतन टाटा ने इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। अपनी मेहनत से 1991 में रतन टाटा सर बन गए टाटा ग्रुप के चेयरमैन, यानी कि अब से टाटा ग्रुप के सभी काम रतन टाटा सर को ही संभालने थे। रतन टाटा सर की मेंटोरशिप में टाटा काफी तेजी से बढ़ा। यहीं तक नहीं बल्कि इसने कुछ फॉरेन कंपनीज को भी एक्वायर किया, जिसमें से एक फेमस किस्सा लैंड रोवर और जैगुआर का है। दरअसल हुआ यूं कि जब टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिगो को लॉन्च किया तो ये कार ज्यादा सफल ना हो सकी। इस कार के लॉन्च के 9 साल बाद रतन टाटा सर ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया और इस डील को करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वे बिल फोर्ड से मिले, जो कि उस समय में फोर्ड के चेयरमैन थे। रतन टाटा सर ने बिल को एक ऑफर देते हुए कहा कि क्या आप मेरी कंपनी टाटा मोटर्स को खरीदना चाहेंगे। इसके जवाब में बिल फोर्ड ने रतन टाटा सर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब कार बेचनी ही नहीं आती तो बनाते क्यों हो। बिल फोर्ड की इस बात का रतन टाटा सर को बहुत बुरा लगा और वह इस डील को बीच में ही छोड़ अमेरिका से इंडिया वापस आ गए। इसके बाद रतन टाटा सर ने इस कंपनी को ना बेचने का फैसला लिया और अपने टाटा मोटर्स पर पूरी मेहनत से काम करने लगे। नतीजा ये निकला कि महज 9 साल बाद टाटा मोटर्स इंडिया की बेस्ट सेलर कंपनी बन गई। जहां 9 साल पहले ये कंपनी दिवालिया होने वाली थी, वहीं रतन टाटा सर ने इस कंपनी को रिवाइव कर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। पर इस समय तक आते आते फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी और फोर्ड कंपनी की कार्स की सेल दिन ब दिन कम होती जा रही थी। तो तभी रतन टाटा सर ने फोर्ड की 2 सब्सिडरी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव बिल फोर्ड के सामने रखा। जब बिल फोर्ड रतन टाटा से मिलने इंडिया आए और इस डील की बात होने लगी तो वही पुरानी बात रतन टाटा सर ने बिल फोर्ड को कह डाली। 2 जून 2008 को रतन टाटा सर ने लैंड रोवर और जैगुआर को $2.8 बिलियन में बिल फोर्ड से खरीदा और अपने अपमान का बदला लिया। रतन टाटा सर यहीं तक नहीं रुके। इन्होंने 10 जनवरी 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी सामने रखी, जिसका नाम था टाटा नैनो। दरअसल रतन टाटा सर चाहते थे कि इंडिया की हर मिडिल क्लास फैमिली के पास 4 व्हीलर जरूर होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि टाटा नैनो एक डिजास्टर साबित हुआ, पर इसे बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों के बारे में सोचना था और लोगों की भलाई करने का था। हाल फिलहाल टाटा मोटर्स एक सक्सेसफुल कंपनी है जिसकी गाड़ियां आजकल हर कोई खरीदना पसंद करता है। आज टाटा मोटर्स का मार्केट कैप लगभग 2,82,000 करोड़ रुपए है, यानी कि लगभग $35 बिलियन के समान। दिसंबर 2022 में इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ के तकरीबन था। यहीं तक नहीं बल्कि टाटा आज नए नए सेक्टर्स में भी अपने पैर जमा रही है, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस, फूड डिलीवरी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर बिजनेस में। जहां आजकल दुनिया में ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला है, तो टाटा ने भी ईवी सेक्टर्स में अपनी कार को इंट्रोड्यूस किया और मार्केट में उतारने के बाद इनकी कार काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही। जैसे कि 2021
में 13,000 ईवीज इंडिया में बेची गई, जिसमें से 11,000 ईवी सिर्फ टाटा की थी। काश के बाद छोड़ दें और अगर हम नमक की बात करें तो आज हर किसी के घर में सिर्फ टाटा नमक ही देखने को मिलता है। आज इंडिया में टाटा नमक का मार्केट शेयर लगभग 25% है और इस बिजनेस में टाटा को कोई छू भी नहीं पा रहा। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे टाटा के अलावा इंडिया में कोई 2 और नमक ब्रांड के नाम बताएं। अगर आप बिना गूगल किए इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख हमें जरूर बताएं। आज टाटा नमक एशिया की सबसे बड़ी साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज टाटा हर दिन 25,000 टन से ज्यादा का नमक मैन्युफैक्चर करता है और मजेदार बात तो ये है कि इसे टाटा ने शुरू नहीं किया बल्कि किसी छोटे से बिजनेसमैन ने इसे शुरू किया। बाद में उस छोटे बिजनेसमैन से टाटा ने इस नमक की कंपनी को खरीदा और उस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस को इसीलिए बेचा क्योंकि उसे बहुत घाटे हो रहे थे। नमक को भी छोड़ दें तो आपने टाटा टी का नाम भी जरूर सुना होगा। वैसे तो इंडिया में खुली चाय यानी कि नॉन पैकेजिंग वाली चाय ज्यादा बिकती है, पर पैकेजिंग वाली चाय भी इंडिया में कम नहीं बिकती। इंडिया की 64% पॉपुलेशन हर रोज चाय पीती है, यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं और पिछले 10 सालों में पैकेजिंग चाय का मार्केट शेयर लगभग 200% से बढ़ा। वहीं टाटा टी का इंडिया की पैकेजिंग चाय में लगभग 30% का मार्केट शेयर है। तो हम कह सकते हैं कि चाय के मार्केट में भी टाटा डोमिनेट कर रहा है। अगर आपको एक और दिलचस्प बात बताएं तो दुनिया में ग्लास, डिटर्जेंट, सोप, फूड, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए सोडा ऐश की जरूरत होती है और इस सोडा ऐश को बनाने के लिए टाटा एक मेजर मैन्युफैक्चरर है। तो अगर किसी वजह से टाटा इस सोडा ऐश को बनाना बंद कर दे तो सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की काफी कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये सोप, कॉस्मेटिक, ग्लास, डिटर्जेंट जैसी कंपनियां टाटा के सोडा ऐश पर ही डिपेंडेंट हैं और टाटा केमिकल्स नाम की कंपनी का 50% रेवेन्यू सोडा ऐश से ही आता है। वहीं आपको हमने शुरुआत में बताया था कि स्टारबक्स को इंडिया में टाटा ही ऑपरेट करता है। दरअसल बात यूं है कि सन 2007 में स्टारबक्स ने इंडिया में एंटर करने का सोचा, पर किसी कारण उसने अपने पैर पीछे कर लिए। इसके बाद 19 अक्टूबर सन 2012 को स्टारबक्स ने टाटा के साथ 50-50 पार्टनरशिप में मुंबई में पहला आउटलेट खोला। आज 2022 में स्टारबक्स के 28 शहरों में 252 आउटलेट हैं और इन्हें टाटा ही ऑपरेट करता है ना दिलचस्प बात। आज टाटा 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2018 में टाटा ग्रुप ने इंडिया की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन किया था। इस साल में यानी कि 2018 में टाटा ने 47,195 करोड़ का तो सिर्फ टैक्स ही दिया था और ये टैक्स कितना था जितना गोवा, हिमाचल, ओडिशा और असम की सरकार ने इकट्ठा किया उतना केवल टाटा ने दिया। और जिस बात से हम सब टाटा को प्यार करते हैं वो है इसकी चैरिटी। आज अगर रिलायंस कंपनी पैसे कमाएगी तो इसे मुकेश अंबानी का फायदा होगा क्योंकि रिलायंस की ज्यादातर शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास है। पर जहां टाटा इतना पैसा कमा रहा है तो टाटा सन्स या रतन टाटा इतने अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब है चैरिटी। दरअसल टाटा ग्रुप की मेजर होल्डिंग ना तो टाटा फैमिली के पास है और ना ही रतन टाटा सर के पास है। टाटा ग्रुप की मेजर होल्डिंग है टाटा की चैरिटी कंपनीज के पास, जो की है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। सर दोराबजी ट्रस्ट के पास टाटा ग्रुप की 28% की शेयर होल्डिंग है, वहीं सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23% की शेयर होल्डिंग है। दोस्तों यहीं तक नहीं बल्कि इनके और भी ट्रस्ट हैं। इनके सभी ट्रस्ट कंपनीज और वेलफेयर कंपनीज को मिला दें तो 63% शेयर होल्डिंग या तो किसी ट्रस्ट के पास है और या तो किसी वेलफेयर कंपनी के पास। यानी कि अगर टाटा 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 63 रुपए वो चैरिटी को दे रहा है। एक और मजेदार बात यह है कि सर रतन टाटा जी के पास कंपनी के मात्र 0.83% शेयर होल्डिंग्स हैं और फिर भी इनकी नेटवर्थ आज के समय में 3,500 करोड़ रुपए है। सोचकर देखिए कि अगर 0.8% शेयर होल्डिंग में 3,500 करोड़ रुपए हैं तो 60% में ये कितने होंगे? इसी वजह से हम टाटा को प्यार करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेड बुल कैसे बनी और जहां आज कोका कोला 20 रुपए में मिल जाती है, रेड बुल 120 रुपए की क्यों है, मतलब कि इतनी महंगी क्यों है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आईपीएल हर साल 90,000 करोड़ रुपए कमाता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।